स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो एमआईएल सब्जेक्ट होता है हिंदी ए, और जो यूनिट 2 है जिसका का जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमें आदिकाल और मध्यकाल के बारे में पढ़ना है। इसका सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। और डीयू रेगुलर एसओएल और एनसी वेब सभी बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो आज की इस वीडियो में का जो आपका टॉपिक है खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो इसमें जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, कि वो प्रवृत्तियां बताओ जो रीतिबद्ध काव्यधारा की है। ठीक है, मेन मेन विशेषताएं बतानी है आपको, आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें रीति काल के जो ज्यादातर कवि थे, ठीक है, उनकी सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। देखिए, जो मतलब रीति काल के ज्यादातर कवि थे उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता आपको याद करनी है वो ये है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण। क्योंकि जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए इन्होंने क्या करा कि मतलब संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों के रूप में पेश किया। इन्होंने क्या करा कि जो मतलब संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथकार आचार्य थे उनकी इन्होंने कॉपी करी और उसके बाद इन्होंने अपनी रचनाओं को दुनिया के सामने पेश करा। और क्या था, एक तो राजाओं की जो प्रवृत्ति थी वो श्रृंगारिक थी। राजा को भोग विलास चाहिए था और उनको मतलब ऐशो आराम शान और शौकत चाहिए थी। उनको अपने दरबार में हमेशा मतलब रंगारंग माहौल चाहिए था। तो एक तो राजा जो थे वो श्रृंगारिक किस्म के थे और उसी के अनुसार जो कवि थे वो भी वैसे हो गए, क्योंकि कवि तो अपने आश्रयदाता के साथ रहता था और जैसा आश्रयदाता होगा कवि भी उसी तरीके की रचनाएं सुनाते थे। तो इन्होंने जो रचनाएं करी रीति काल के अंदर वो ज्यादातर श्रृंगार परक रचनाएं थी, उसमें श्रृंगार रस की भरमार थी। रीतिबद्ध काव्य की अन्य प्रवृत्ति ये थी कि इसमें अलंकारिकता है। ठीक है, ये जो काव्य धारा थी इसका कारण ये था कि राज दरबारों का विलासी वातावरण, देखो बहुत ज्यादा अलंकार का इस्तेमाल होता था। जो इनकी रचनाएं थी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों की, बहुत ज्यादा अलंकार होता था, क्योंकि ये दरबारी कवि होते थे। इनको खुश करना होता था अपने आश्रयदाता को, ये बढ़ा चढ़ा के इतने मतलब रचनाएं करते थे, तो इसमें अलंकारिकता का गुण ज्यादा था। कवि को अपनी कविताओं को भड़कीले रंगों में रंगना पड़ता था। कंपटीशन सा चलता था कौन कवि ज्यादा राजा को खुश करता है, तो वो दबादब एकदम आप कह सकते हो कि अलंकारों का इस्तेमाल करते थे। आगे देखते हैं। अलंकारों का इतना ज्यादा प्रयोग होता था कि वह साधन ना रहकर साध्य बन गए। यानी कि जो अलंकार होते थे वो सिर्फ एक हिंदी काव्य में अगर आप देखोगे या कोई काव्य के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक साधन का रूप होते हैं, उसको इन कवियों ने साध्य बना दिया। मतलब अलंकारों के बिना तो उनकी रचना अधूरी होने लगी। इस तरीके से उन्होंने रचनाएं करी अपनी, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की बजाय कम होने लगा। मतलब हद से ज्यादा भी कोई चीज सही नहीं होती, आपने सुना होगा। तो उसी के मतलब एक परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अलंकारों का ये इतना ज्यादा इस्तेमाल करते थे अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए कि वो जो काव्य एक अच्छा सौंदर्य जिसमें होना चाहिए था वो बढ़ने की जगह कम होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य उस विद्वान को कहते हैं जो साहित्य संबंधी विषय के नूतन सिद्धांतों की स्थापना करे और व्याख्या करे। देखो, आचार्य कौन होता है? जो एक विद्वान होता है जिसको साहित्य की समझ हो, जो साहित्य की नॉलेज रखता हो और जो साहित्य के सिद्धांत होते हैं उनको बनाता हो, उनकी व्याख्या करता हो। और जो कवि होता है उसका काम होता है कविता करना, और जो आचार्य होता है उसका काम होता है कविता के गुण और दोष बताना कि क्या कविता में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो रीति काल के अंदर क्या एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जो कवि थे वो आचार्य भी थे। ठीक है, मतलब दोनों ही ये खुद थे। और देखते हैं इसमें आगे। देखो, बिहारी जैसे कुछ कवियों को छोड़कर रीति काल के जैसे केशव कवि थे, देव कवि थे, मतीराम थे, पद्माकर थे, भूषण थे, ये कवि भी थे और आचार्य भी थे, तो इनको कवि आचार्य भी कह दिया जाता था। ठीक है, और आदिकालीन कवियों की तरह इस काल के कवियों ने भी शासक लोगों के आश्रय में रहकर काव्य की रचना की। ये तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जो रीति काल के ज्यादातर कवि थे वो आश्रयदाताओं के साथ रहते थे, दरबार में रहा करते थे और वो फिर अपने मतलब दरबार में रहकर ही रचनाएं करते थे और जो उनका आश्रयदाता होता था उसका ही गुणगान वो करते थे और अपने को आश्रय देने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। ठीक है, और इन स्तुतियों में एक तो कवि ने अपनी बहुत सी रचनाओं के नाम ही अपने
अपने आश्रयदाता के नाम पर रख दिए। जो बहुत सारे कवि ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो रचनाएं करी दरबार में रहकर, वो रचना के नाम उन्होंने राजा के नाम पर ही रख दिए, या जो आश्रयदाता होता था उसके नाम पर ही रख दिए। फॉर एग्जाम्पल भवानी विलास, ठीक है। तो ये मतलब उन्होंने आश्रयदाता के नाम पर ही अपनी रचना का नाम लिख दिया। ब्रिज भाषा रीतिकाल के कवियों की प्रधान भाषा रही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीतिबद्ध काव्य धारा का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो वहां की भाषा थी, जो इस काव्य धारा की जो भाषा रही सबसे फेमस, वो थी ब्रज भाषा। और इसके अंदर छंद की अगर बात करें तो दोहा आपको मिलेगा, कवित्त मिलेंगे, सवैये मिलेंगे। तो ये इस काल के प्रमुख छंद थे। और रीति काल की कविता की एक विशेषता यह भी है कि उसके श्रृंगारमय वर्णनों में कहीं कहीं भक्ति के भाव भी आ गए। मैंने आपको बताया कि इसमें श्रृंगार रस की भरमार होती थी, पर इसमें नाम मात्र की भक्ति भी है इस काल के अंदर। और बिहारी ने राधा की स्तुति की, राधा को याद किया, राधा के बारे में लिखा। कृष्ण की स्तुति बिहारी तथा पद्माकर देव मतीराम सबने की, ठीक है। और आगे देखते हैं। यह भक्ति नाम मात्र की थी। इनका मेन काम होता था कवियों का अपने आश्रयदाता को खुश रखना, और उनको मतलब श्रृंगार से भरी हुई उनको रचनाएं सुनाना और कविताएं सुनाना, काव्य की रचना करना जिससे उनका आश्रयदाता खुश रहता हो, आश्रयदाता के गुणगान करना। ये मेन काम था इनका। भक्ति जो थी इस काल में नाम मात्र की थी। भक्ति का जो असली काल था वो भक्ति काल खुद था, ठीक है। तो मध्य काल को हमने दोनों भागों में पढ़ लिया, जिसमें सबसे पहले हमने भक्ति काल को देखा और उसके बाद हमने रीतिकाल को देखा, जिसमें भक्ति नाम मात्र की रह गई। और श्रृंगार वगैरह ये सब अलंकारों की भरमार, यही सब आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा ये जो विषय है ये खत्म होता है। जल्दी ही अगली विषय पर भी हम वीडियो लाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।